नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो तैयारी है वो अब शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत नई दिल्ली में केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री और आयुष मंत्रालय का प्रभार देख रहे किरेन रिजिजू ने की। आज से 100 दिनों के बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए 100 दिनों का काउंटडाउन की घोषणा की गई। इस दौरान देश भर में योग से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। साथ ही मई के महीने में नमस्ते योगा ऐप लॉन्च किया जाएगा। खेल मंत्री और आयुष मंत्री ने कहा कि जल्दी ही भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। नई दिल्ली में शनिवार को योग दिवस के काउंटडाउन की शुरुआत करने के बाद अगले 100 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में योग से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे। योग दिवस की तैयारियों में जहां एक ओर केंद्र सरकार के कई मंत्रालय शामिल होंगे, वहीं स्कूल, कॉलेज सहित पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर योग के कई कार्यक्रम होंगे। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन की शुरुआत करते हुए केंद्रीय युवा एवं खेल मामलों के मंत्री और आयुष मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे किरेन रिजिजू ने कहा कि योग हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि योग से बड़ी कोई दवाई नहीं। योग ने कोविड काल में बीमारी से लड़ने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया को बढ़ावा देने में योग का बहुत योगदान है। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि योग हमारे देश का सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है। प्यार से दुनिया हमारे धरोहर में समाहित हो जाती है। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया कार्यक्रम में योग कोर मुद्दा होगा। देश के हर खेल सेंटर में योग को बढ़ावा दिया जाएगा। योगासन को खेल घोषित किया गया है। नमस्ते योगा ऐप डिजाइन किया गया है। ये मोबाइल इक्विवेलेंट ऑफ योगा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जो मई के महीने में लॉन्च किया जाएगा। 5वां जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगासन को हमने स्पोर्ट्स डिक्लेयर किया है। जब स्पोर्ट्स डिक्लेयर किया है तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने से पहले अपने देश में तो पॉपुलर हो। हम विदेशी खेल खेलेंगे, विदेशी खेल देखेंगे, अपने भारतीय पारंपरिक खेल को नहीं देखेंगे, उसको प्रोत्साहन नहीं देंगे, तो फिर विदेशी हमारे लिए तो नहीं करेंगे। हम ही अपना मान्यता को, स्वीकारता को पहले देना चाहिए। इसलिए जब योगासन स्पोर्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं, उसको हम चाहते हैं कि अभी यूनिट जो होंगे स्टेट लेवल में, सेंट्रल लेवल में उसका आयोजन होगा, लेकिन हमारा सोच है कि हम इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप भी कोविड का सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल होते ही भारत में हम पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे। योग दिवस से पहले अप्रैल में देश के 6 शहरों में 3 दिन का योग महोत्सव होगा। खेल मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में योग पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल का आयोजन भी किया जाएगा। कोविड काल में ये पहला कार्यक्रम है जिसमें इतनी संख्या में योग साधकों ने हिस्सा लिया। प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो और पावरफुल, जिसका हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं, ये योगा से बड़ा सॉफ्ट पावर मैंने देखा नहीं हमारे देश का। ये आप प्यार से पूरा दुनिया जो है हमारे साथ, हमारे सांस्कृतिक पहचान, हमारा धरोहर, हमारे योग के साथ सब समाहित हो जाते हैं। और ये सॉफ्ट पावर किसी चीज से इसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। असम में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज होता जा रहा है। तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक राज्य में प्रचार करने पहुंच रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह आज ऊपरी असम में कई जनसभाएं करेंगे। अमित शाह मार्गरिता और नाजिरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। अमित शाह एक रोड शो भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज राज्य में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। इससे पहले कल जोरहाट में भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित किया और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए एक बार फिर भाजपा को जीत दिलाने का जनता से आग्रह किया। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह, रिपुन बोरा और गौरव गोगोई भी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, असम गण परिषद, बोडो पीपुल्स फ्रंट, असम जातीय परिषद, राइजर दल और वामपंथी दलों समेत अन्य राजनीतिक दल भी चुनावी रैलियां कर रहे हैं।
दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। पार्टी मुख्यालय में हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। बैठक में असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने आज असम में चुनावी जनसभाएं की और जनता से विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। विपक्षी दल कांग्रेस को घेरते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने सालों तक शासन किया और विकास के सपने दिखाए, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास का काम शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य के गरीब लोगों को लाभान्वित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। हाल में 15 वित्तीय आयोग की वजह से, 15th फाइनेंस कमीशन की वजह से 1,70,000 करोड़ रुपया असम के विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने असम के लिए सुनिश्चित किया है। कहां कांग्रेस पार्टी की केंद्र की सरकार जो 60,000 करोड़ रुपया भी नहीं दे सकती थी असम के लिए, और कहां मोदी जी की सरकार जिन्होंने 1,70,000 करोड़ रुपया आपके विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, असम की जनता के लिए सुनिश्चित किया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की सरकार संग लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। 107 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध जता रहे किसानों ने भीषण गर्मी के थपेड़ों से खुद को बचाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। कानून वापसी तक परमानेंट डेरा डालने के इरादे से किसानों के लिए अब बॉर्डर पर ईंट सीमेंट के पक्के घर भी तैयार हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार ये कृषि कानून वापस नहीं लेती, तब तक वे यहाँ पर डटे रहेंगे। इसी सिलसिले में टीकरी बॉर्डर पर परमानेंट शेल्टर बनाए गए हैं। वहीं अब तक 25 घर बनाए गए हैं और आने वाले दिनों में ऐसे 1000 से 2000 घरों का निर्माण किया जाएगा। अभी अगर मैं फिलहाल बात करूं तो 25 से 30 ऐसे पक्के मकान बन चुके हैं। एक आगे बॉर्डर पे देखोगे तो बन रहा है। अभी क्या है, इसके बाद जो भी आशियाना बनेगा वो इसी तरह का पक्का आशियाना मिलेगा आपको। बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 3 महीनों से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। सर्दी के दिनों में किसान टेंट डालकर डटे रहे, मगर गर्मी को देखते हुए उन्होंने अपनी तैयारी तेज कर दी है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती, वे पीछे नहीं हटेंगे। अंदर देखेंगे तो अभी जो मौसम है उसमें कूलर से आराम से काम चल जाता है, तो कूलर की व्यवस्था की हुई है। इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो एसी के लिए पीछे स्पेस छोड़ रखा है। ज्यादा गर्मी होगी तो एसी का भी इंतजाम किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में आज देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित प्रदर्शनियों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इन प्रदर्शनियों का आयोजन देश के 6 स्थानों पर किया गया। इनमें जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बंगलुरु शामिल हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्वाधीनता सेनानियों के महान बलिदान के बाद देश को आजादी मिली थी और इस प्रदर्शनी के जरिए लोग स्वाधीनता संग्राम के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की प्रधानमंत्री की पहल का उद्देश्य लोगों को जोड़ना और स्वाधीनता संग्राम के बारे में परिचित कराना है। वहीं सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि इन प्रदर्शनियों के डिजिटल वर्जन को भी जल्द लॉन्च किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर्व का प्रारंभ हुआ है। मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है। आज तक आज़ादी के बाद जहां पहुंचे हैं उसका अवलोकन और आने वाले 25 साल में क्या करेंगे इसका संकल्प, यही उद्देश्य, इसी उद्देश्य से यह आज़ादी का अमृत महोत्सव देश भर में आने वाले 2-2.5 साल मनाया जाएगा। उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ उत्सवों की भूमि भी कहा जाए तो ये कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ साल भर पर्व, उत्सव और मेलों की धूम रहती है।
बसंत ऋतु के आगमन के स्वागत को भी उत्तराखंड में त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यहाँ साल भर बहुत सारे त्योहार होते हैं और बसंत ऋतु के आगमन पर तो प्रकृति मानो 16 श्रृंगारों से अपने आप को सजाती है और चारों ओर बिखेर देती है फूलों की महक। एक ऐसे ही फूलों के उत्सव में आज हम आपको लेकर आए हैं जो आयोजित हो रहा है देहरादून के राजभवन में। तो चलिए बिना समय गंवाए आपको लेकर चलते हैं बसंतोत्सव 2021 के फूलों की इस प्रदर्शनी में। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के द्वारा राजभवन देहरादून में बसंतोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई है। बसंतोत्सव में रंग बिरंगे और आकर्षक फूलों का अनोखा संसार देखते ही बन रहा है। यहाँ पर भारतीय डाक द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें टिकटों की प्रदर्शनी की गई है और अगर कोई अपनी टिकट बनाना चाहता है तो डाक टिकट के साथ अपनी फ़ोटो लगा के अपनी टिकट भी यहाँ पे बना सकता है। हमारा उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, भारतीय डाक के लिए योजनाओं के लिए छोटी बचत कराने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं लोगों को ना। 13 मार्च की सुबह राज्यपाल ने गुब्बारे उड़ाकर और केक काटकर पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस केक को फूलों से ही तैयार किया गया था। इस अवसर पर जिला स्तरीय डाक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है और एपिस सेरेना प्रजाति की मधुमक्खियों पर डाक टिकट का विमोचन भी किया गया। यहाँ पुष्प और बागवानी से जुड़े विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिनमें विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद प्रदर्शन और खरीदने के लिए भी उपलब्ध हैं। इस साल स्कूली बच्चों और आम लोगों को इस भव्य पुष्प प्रदर्शनी में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। प्रदर्शनी 14 मार्च को भी सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक आम जन के लिए खुली रहेगी। आप लोग स्वयं भी मेरे साथ थे, देख रहे हैं अनेक प्रकार के अनेक प्रजातियों के फूल, बॉन्साई, और हम कैसे प्रकृति से जुड़ें, कैसे नेचर से जुड़ें, इसका संदेश देती हुई कुछ फूलों से डेकोरेट करके वो लगाई हैं, फोटोग्राफ कहिए या झांकियाँ। तो सबसे बड़ा इसका उद्देश्य यही है कि हमें प्रकृति से प्यार करना सीखना चाहिए। इससे हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा, वायु शुद्ध रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान हैं, उनकी आमदनी भी कैसे दुगनी हो, इस बात को भी यहाँ प्रमोट किया जाता है। पिछले वर्ष कोविड-19 के कारण इस महोत्सव का आयोजन नहीं किया जा सका था। कोविड गाइडलाइन के अनुपालन की अपील और सभी सावधानियों के साथ इस वर्ष इस आयोजन का निर्णय लिया गया। प्रदर्शनी में आने के लिए सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। बसंत ऋतु के आगाज पर जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, उसमें फूलों की प्रदर्शनी के साथ साथ बहुत सारे स्टॉल आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य के कौन कौन से जिलों से लोग यहाँ पर आए हैं और जिलों की कौन सी खुशबू वो अपने साथ लेकर आए हैं। इस पुष्प प्रदर्शनी में जड़ी बूटियों के प्रोत्साहन पर भी जोर दिया गया है। बसंतोत्सव के उद्घाटन के इस मौके पर पर्यटन व संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और डाक विभाग की सीपीएम अंजलि आनंद भी मौजूद थे। इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की जा रही है। इस आयोजन में इंडियन आर्मी, आईटीबीपी और पीएससी बैंड भी मुख्य आकर्षण रहेंगे। बसंतोत्सव 2021 में फूलों की इस मनमोहक खुशबू ने आपका मन खूब मोह लिया होगा। इसके अलावा बच्चों की जो यहाँ पर कलाकारी देखने को मिली वो वाकई काबिले तारीफ थी। इसके अलावा ये भी आपको बताते चले कि जो फूल उत्पादक हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए प्रतियोगिताओं का भी आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। और साथ ही वृंदावन की होली भी इस बसंतोत्सव 2021 में देखने को मिली। तो फूलों की फुलवारी तो यहाँ पर लगी है, लेकिन देवभूमि है ये और प्रकृति के खूब सारे रंग यहाँ जगह जगह बिखरे रहते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।
यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सोनभद्र जिले का दौरा करेंगे। वहां पर वनवासी समागम और सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन भी करेंगे। इससे पहले वाराणसी पहुंचने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति की अगवानी की। राष्ट्रपति ने काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। जैसे ही दशाश्वमेध घाट पर आरती के दीप जले, पूरा वातावरण हर हर महादेव और वैदिक मंत्रोच्चारण से गूंज उठा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मां गंगा की आरती में शामिल हुए। इस अवसर पर विशेष महागंगा आरती का आयोजन किया गया। दशाश्वमेध घाट को फूलों, मालाओं और दीपों से बेहतरीन ढंग से सजाया और संवारा गया। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के परशुरामपुर क्षेत्र के नारायणपुर से भमनान रोड के गौरा गोसाई के पास बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी और मुनीम लूटकांड का मुख्य आरोपी दीपक शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जबकि मुठभेड़ में 2 साथी बाइक लेकर फरार होने में कामयाब रहे। बदमाशों की तरफ से की गई फायरिंग में परशुरामपुर के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मिश्र और स्वाट टीम के मुख्य आरक्षी मनोज राय को गोली लगी है। गनीमत रही कि गोली इंस्पेक्टर के बुलेट प्रूफ जैकेट में फंस गई। बदमाश के कब्जे से 1 पिस्टल, 3 खोखा, 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़ा गया बदमाश पिछले दिनों हुई लूट की घटना यानी कि मुनीम को गोली मारकर 50,000 रुपए लूटने का मुख्य आरोपी है। जिला अस्पताल पहुंचे एसपी ने बताया कि इसके 3 साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये आज थाना परशुरामपुर में हमारी स्वाट टीम और हमारी थाना परशुरामपुर की टीम है, इसके द्वारा एक अभियुक्त की मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम है दीपक शुक्ला और ये महनिया छपिया गांव के रहने वाले हैं। थाना छपिया गोंडा के निवासी है और इनकी तलाश थी पहले से ही। और आज ये जो नारायणपुर रोड है, भवनान नारायणपुर रोड, इस पर इनकी मुखबिर से सूचना मिली थी जाने की सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास में। इसी पे मुखबिर की सूचना पे पुलिस ने इनकी घेराबंदी की और घेराबंदी में इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम को फायर किया गया, जिसमें हमारे एक थाना प्रभारी है उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में और बाकी जो एक कांस्टेबल है उनके हल्की चोट लगी है और इसी दौरान इनको पैर में गोली लगी है और इनको अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त थाना परशुरामपुर में 19 फरवरी को एक घटना हुई थी जिसमें एक देसी शराब के सेल्समैन है, उनको 2 गोली मार के उनके साथ में करीब 45,000 रुपये की लूट की गई थी इनके द्वारा। तभी से इनकी यह तलाश चल रही थी और इसमें आज इनकी गिरफ्तारी किया गया। ये कार्यक्रम नए सदस्यों को राज्यसभा के विशेष संदर्भ में संसदीय परिपाटियों और प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने और उन्हें समझने के लिए अवसर प्रदान करने और संसदीय संस्थाओं से अवगत कराने के लिए किया गया है। ओरिएंटेशन कार्यक्रम से नए सदस्यों को अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने और सदन की कार्यवाही में सार्थक योगदान देने में मदद मिलेगी। भर के लिए निलंबित करने को नियमित प्रक्रिया बनाने के लिए नियम 267 के तहत नोटिस देने से बचा जाए। सभापति ने सदस्यों से संगठित और समावेशी भारत के लिए आवाज उठाने और काम करने की अपील की। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्यसभा सचिवालय ने किया है। ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों से सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन करने की अपील की। उन्होंने नवनिर्वाचित सदस्यों से सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के किसी भी प्रकार के बहकावे में आने से बचने की अपील की। साथ ही सदस्यों को जनहित में उच्च सदन की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक भी किया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन के पहली बार सदस्य बने सांसदों को उच्च सदन के इतिहास, योगदान और नियमों के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने का सुझाव दिया। वरिष्ठ कांग्रेस सदस्य और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे में उच्च सदन की भूमिका पर प्रकाश डाला। That Rajya Sabha should be a forum of highest discussion and debate. And the framers of the Constitution also felt it necessary that a chamber where not only the states of the Union feel that each state is represented, which all of you do, including myself, but
which acts as a stopper, not a obstacle for any hurried legislation. राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सदस्यों को ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शामिल सत्रों के बारे में जानकारी दी। This 2-day orientation program will help you in effectively discharging your parliamentary responsibility. The orientation program is also aimed at familiarizing you with the amenities and entitlements that are available to the members and any clarification that you wish to seek. ये कार्यक्रम नए सदस्यों को राज्यसभा के विशेष संदर्भ में संसदीय परिपाटियों और प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने और उन्हें समझने के लिए अवसर प्रदान करने और संसदीय संस्थाओं से अवगत कराने के लिए किया गया है। ओरिएंटेशन कार्यक्रम से नए सदस्यों को अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने और सदन की कार्यवाही में सार्थक योगदान देने में मदद मिलेगी। Both within and outside legislative chambers, resulting in increasing negative perception quotient about lawmaking bodies and lawmakers among the people. The patrons of parliamentary democracy, they are the patrons. This is not good for the world's largest democracy. Some of the negatives. This orientation program is to sensitize all of you to this raising concern and help you all in making a difference. You should not conduct yourself as an obstructionist manner in the House. I have already told you about knowing the rules and conventions. That is very important. And then have healthy respect for rules and conventions of the House. And then some people have developed, they quote convention, they quote rule when it suits them. That should not be the practice. कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान एक महिला को जमकर फटकार लगाई। बताया जा रहा है कि महिला बार बार पैर छूने को लपक रही थी। इस बात पर स्वामी प्रसाद ने नाराजगी जताई और महिला को डांट फटकार लगाई। इसके बाद उन्होंने तुरंत वहां से महिला को हटा दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत ठीक नहीं है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य शनिवार को बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित श्रमिकों को हित लाभ स्वीकृत पत्र वितरण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महिला को फटकार लगाई। स्वामी प्रसाद मौर्य का महिला को डांटने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसके अलावा मंत्री ने इस कार्यक्रम में 7 निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 5 करोड़ 30 लाख रुपए के स्वीकृति पत्र वितरित किए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यदि श्रमिक विभाग में पंजीकृत होंगे तो उन्हें निरंतर योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। पंजीयन न होने की वजह से बहुत से श्रमिक योजनाओं का लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं। समय समय पर श्रमिकों के पंजीयन का नवीनीकरण भी होना चाहिए। योजनाओं की जानकारी होना अति आवश्यक है। श्रमिकों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया गया है। बताइए, तुम्हारा कोई फार्म यहाँ भरा है? हाँ सर, मैंने योजना का लाभ तुमको तभी मिलेगा जब तुम यहाँ पास हो। सर मेरे माँ बाप पुराने, मैंने आपको संभल के सिमरई गांव में शराब पीने से 3 लोगों की मौत को लेकर अब तक प्रशासन यही मान रहा है कि भांगी पकौड़ी खाने के बाद ज्यादा शराब पीने से मौत हुई। संभल में 2 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है, जिनमें से एक को फूड पॉइजनिंग की बात सामने आई है, जबकि दूसरे के शरीर में जहरीला पदार्थ की आशंका जाहिर की गई है। घटना की तह तक पहुंचने के लिए बिसरा भी सुरक्षित कर लिया गया है। आपको बता दें कि थाने गुन्नौर के सिमरई गांव में पिछले 15 दिन से चुनावी माहौल में गर्मी आने के साथ ही चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी गांव के लोगों के सत्कार में जुटे थे। शराब पिलाने के साथ ही दावतों का दौर भी चल रहा था। इसी माहौल में महाशिवरात्रि पर गांव के तमाम लोगों को भांग की पकौड़ियां बनाकर खिलाई गईं। भांग की पकौड़ियों के साथ ही शराब पीने वालों के लिए शराब का भी इंतजाम किया गया था। कहा यह भी जा रहा है कि आधा दर्जन लोग ऐसे थे जिन्होंने भांग का सेवन करने के बाद जमकर शराब की दावत उड़ाई। शराब पीने के बाद उन लोगों की हालत बिगड़ी जो ज्यादा शराब पिए हुए थे। शराब के कारण बाद में मनोज, राजकुमार और ऋषिपाल की मौत हो गई।
ये गांव सिमरई पड़ता है गुन्नौर थाने में। इसमें जो शिवरात्रि के दिन है, शिवरात्रि के दिन शाम को एक छोटा सा मेला लगता है। मेले में लोग गए थे और वहाँ से कुछ भांग इत्यादि के पकौड़ी वगैरह शायद लोगों ने सेवन किया है और साथ में उसके बाद आकर शराब पी है। तो उसमें से 6 लोग तो बीमार थे, 2 लोग की मृत्यु हुई है। लेकिन जो आसपास हम लोगों ने मालूम कर रहे हैं उसमें बाकी लोगों ने जो केवल शराब का सेवन किए हैं उनकी तबीयत वगैरह ख़राब नहीं हुई है। बाकी चेक करा रहे हैं, कहीं किसी के अगर कोई भी इसमें संदिग्ध कुछ मिलता है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे कि किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ भी एक दावत होने की बात आ रही है सामने और शराब की ऐसी बात आ रही है, बाहर से कुछ आया, ऐसा कुछ है क्या मामला? हाँ, वो जानकारी है। उसमें शायद इन्होंने प्रधान के घर पे किया था। प्रधान के ऊपर शायद कार्रवाई की बात की जा रही है और प्रधान शायद गिरफ्तार भी हैं, तो गिरफ्तार होकर उसको पूछा जाएगा। सबको पोस्टमार्टम पे भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। जैसे ही पोस्टमार्टम से हम लोग को रिपोर्ट मिलता है तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सोनभद्र में चौपन थाना क्षेत्र के तेल गुड़वा पेट्रोल पंप के पास वाराणसी शक्ति नगर रोड पर एक बेकाबू कार खाई में जा गिरी। कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि झारखंड के गढ़वा निवासी सुमन अपनी कार से ससुराल आए हुए थे। दोपहर के समय मनोज का पुत्र पिंकू गाड़ी लेकर कहीं घूमने के लिए निकल गया। उसने अपने मित्र अश्वनी, बसंत, प्रियांशी और मिट्टू को भी बैठा लिया। पुलिस के अनुसार कार लेकर ये लोग डाला की ओर जा रहे थे। तभी कार तेल गुड़वा पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित होकर 20 फुट गहरी खाई में जा गिरी। आसपास के लोग किसी तरह घायलों को ऑटो में लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचे। वहां हालत गंभीर देख चिकित्सक ने चौपन CSC भेज दिया। CSC के चिकित्सक ने अश्वनी, बसंत और प्रियांशु को मृत घोषित कर दिया, जबकि पिंकू और मिट्टू का इलाज चल रहा है। 3 लोग आए हैं और तीनों यहाँ पे ब्रॉड डेड आए हैं। तो अभी इसकी सूचना पुलिस को भेजी गई है, आवश्यक कार्रवाई। क्या तीनों के तीनों डेथ हैं? हाँ, तीनों के तीनों ब्रॉड डेड थे। मतलब आने से पहले ही डेथ? आने से पहले डेथ हो। कुछ जानकारी है सर, कैसे हुआ ये हादसा? जहाँ तक जानकारी है कि कोई गाड़ी पलट गई है जिसमें लोग थे। हरिद्वार में कुंभ के पहले शिवरात्रि स्नान के दौरान वाहन न मिलने के कारण यात्रियों को परेशानी हुई थी। परेशानी को देखते हुए DGP अशोक कुमार ने अगले दोनों स्थानों पर यात्रियों को कम से कम पैदल चलाने की रणनीति तैयार करने को कहा है। उन्होंने स्नान के लिए आने वाले तमाम श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराने का दावा किया है। बीते स्नान से पहले कुंभ मेले की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस द्वारा हर की पेड़ी पर आने वाले तमाम रास्तों की बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जिसके चलते बाहर से आने वाले यात्रियों को जहां एक ओर वाहन नहीं मिल पाए, वहीं दूसरी ओर यात्री कई किलोमीटर पैदल चलकर हर की पेड़ी पहुंचे थे। महाशिवरात्रि स्नान में पेश आई दिक्कत अगले स्नान में न हो, इसके लिए DGP हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने CCR सभागार में मेला और जिला पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। DGP ने कहा कि बीते स्नान में इस तरह की समस्याओं का सामना यात्रियों को करना पड़ा, लेकिन अगले तमाम स्थलों पर इन समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। मेला पुलिस की कोशिश है कि यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़े। केंद्र सरकार द्वारा जारी SOP का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। साथ ही श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान कराना भी हमारी प्राथमिकता है। दूसरे राज्यों से आई फोर्स ने कुंभ मेले में आमद करा दी है। मुख्य स्नान की भीड़ 9 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आएगी, जिसकी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी।